राम राम। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ना, प्रस्तावना को लेकर, प्रियम्बर को लेकर। तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में, जो पहले आए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल, उद्देशिका क्या है। तो संविधान के, भारत का संविधान उद्देशिका है ना। तो अब उद्देशिका में क्या वर्णन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है फर्स्ट में कि संविधान 42 संशोधन अधिनियम 19 क्षेत्र की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, और सेकंड ये इसके बारे में बात कर रहा है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो उसके बारे में बात की कि संविधान वही 42 अमेंडमेंट एक्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 में है ना। तो उसकी धारा 2 द्वारा 3/1/1973 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो ये हुई हमारी उद्देशिका। अब हम इस पे चर्चा करते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सोशलिज्म सेकुलरिज्म। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल। तो द ओरिजिनल प्रीएम्बल एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 डिक्लेयर इंडिया इज सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन यह इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जिस टाइम पे संविधान मतलब 26 नवंबर 1949, तो उसमें ये वर्ड अवॉइड किया था कि आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अवॉइडेड द वर्ड सोशलिस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना, ठीक है। लाइकवाइज अब हम यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात कर लेते हैं कि इंडियन लाइकवाइज मतलब सेकुलरिज्म के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से भिन्न है ना। तो लाइकवाइज इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न कंट्रीज सेकुलरिज्म मॉडल क्या है, तो स्टेट एंड रिलीजन आर स्ट्रिक्टली सेपरेट एंड गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स। बट इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया द स्टेट एंजॉय द पावर टू रेगुलेट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सेकुलर एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये एक अंतर हो गया। इट कैन आल्सो प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्मिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ऑब्वियस बात है कि ये वेस्टर्न उससे तो अलग हो ही गया है ना। और further various provisions of constitution that include right to practice any religion, non-discrimination on the basis of religion in any affairs of the state, embodied the secular values of our constitution। तो ये सब बात थी। Hence in the
Constituent Assembly, the amendment to introduce the word secular in the preamble was not accepted. अब हम अब बेरूबारी केस के बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। तो ये कब आया? 1960 में, है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि preamble is not a part of the constitution, thus not a source of any substantive power। तो ये बेरूबारी केस है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट वाला है, मतलब रिवर्स एक तरीके से आया। केशवानंद भारती केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, है ना। ये इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस एग्जाम्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो और फिर इसमें दो और बात की गई है कि इट शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द विजन envisioned in the preamble, and second, a preamble is subjected to the amending power of parliament. Sorry, I think ये as any other provisions of the constitutions. Yes, amending, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी, इस वजह से थोड़ा इसे अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम 42वें संविधान संशोधन 19 क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इसमें 3 वर्ड इंसर्ट करे हैं ना प्रीएम्बल प्रस्तावना के अंतर्गत। वो क्या थे? फर्स्ट है, एक हो गया सोशलिस्ट हो गया, दूसरा सेकुलर हो गया, तीसरा इंटीग्रिटी हो गया, है ना। अब करंट केस में क्या है? द करंट केस वाज फिल्ड बाय द फॉर्मर राज्यसभा MP Subramaniam Swamy, Advocate Ashwini Upadhyay and others. और Mr. Upadhyay and other has opposed the inserted of the word socialist and secular in the preamble. They argued that, वो क्या विरोध कर रहे हैं ना, अपोज दी मतलब इन 2 वर्ड होगा सोशलिस्ट और सेकुलर जो इसमें कंसिडर किए हैं ना उनका। तो उनका क्या आर्ग्यू है? दे आर्ग्यूड दैट दीज were included during the emergency and forced the people to follow specific ideology. So they felt that since the date of adoption by the Constituent Assembly was mentioned in the preamble, no additional word can be inserted later by Parliament. Mr. Swamy was of the view that subsequent amendments to the Constitution, including the 44th Amendment in 1978 during Janata Party rule after emergency, has supported and retained these 2 words. ठीक है। अब कोर्ट का क्या बात है, कोर्ट के क्या विचार हैं? What did the court rule? The court dismissed the pleas and held that socialism and secularism are integral to the basic structure of the constitution. देखो very most line है, इसको हम यूपीएससी मेंस में भी कोट किया जा सकता है ना। इट ऑब्जर्व दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट है, सब्जेक्टेड टू द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। दिस अमेंडिंग पावर एक्सटेंड्स to the preamble as well, and the date of adoption mentioned in it does not restrict such powers. The court opened that socialism in the Indian context primarily means a welfare state that provides equality of opportunities and does not prevent the private sector for thriving. Similarly, over time, India has developed its own interpretation of secularism. The state neither supports any religion nor penalizes the profession and practice of any faith. In essence, the concept of secularism represents one of the facets of right to equality.
तो कितने सारे कंटेंट यहाँ पे मतलब बात की गई है। तो यहाँ पे हम जैसे संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये सब वर्ड्स को हमको ऐसे राइटिंग मेंस में वगैरह में यूज़ करना होता है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट का है ना, ये बात कही गई है, तो ये हम बहुत जगह कोट कर सकते हैं। और तो ये सब इसमें था। एंड अब लास्ट पैरा था ये, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये प्रेमल के बारे में कह रहा है, राइटर है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं ना। तो द इनिशियल ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस fostered democratic socialism characterized by centralized planning and many industries being established by the state. The period of 1960s and 70s saw nationalization of banks and insurance, high tax rates and various regulations. The economy through declared as mixed economy, where public and private enterprises would coexist, displayed the displayed the characteristics of classical socialism with license controls and regulations. Starting from 1991, our economy has evolved from such socialistic pattern to a market-oriented model. The ensuing growth has uplifted vast majority of people from abject poverty in the last 3 decades. However, there is also growing inequality that needs to be addressed. As the court observed, our schemes such as Manrega, subsidized food grains, DBT, direct benefit transfers for women and farmers, etc. Hence, it is imperative that such socialism countries to guide the action of the state for the welfare of the needy, while private enterprise flourishes, resulting in increased employment and strong economic growth. The spirit of our unity in diversity should be equally preserved by upholding the values of secularism. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंस बता दिया ना। तो हम यहाँ पे मतलब इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें को ग्रहण करके यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये केस वगैरह हैं, तो ये यूपीएससी मेंस में जहाँ मौका मिले हमको मतलब लिख देना होता है ना। तो आई होप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।